guys to your own channel अभ्यास भूमि। तो गाइस कल तक जो हमने पढ़ा था वो था ग्रोथ यानी वृद्धि और डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास में अंतर। उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे थे। अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको रिकॉल कर देती हूँ, पर उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस एक बार शॉर्ट में कल वाला जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। कल जितना मैंने पढ़ाया था वो ये था कि वृद्धि क्या होती है, लगातार बढ़ने की दर। वृद्धि क्या है, एक ऐसा पहलू है, एक फिजिकल एस्पेक्ट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव है। और रियलिटी में अगर देखा जाए तो ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है जो कौन से डायमेंशन के अंतर्गत आता है, फिजिकल डायमेंशन के अंदर में। ठीक है, डिफरेंस बताया था ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो सीधा सा पहला डिफरेंस तो यही था गाइस कि ग्रोथ जो होती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है और डेवलपमेंट क्या है, लाइफ टाइम चलता रहता है। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, बट जो विकास है वो डेवलपमेंट किससे, ग्रोथ से फ्री है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे थे कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो डेवलपमेंट और ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे थे। जो भी चीज ग्रोथ को इफेक्ट करेगी गाइस वो डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेगी, और जो चीज डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगी वो ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के क्लास में। जो आज ये चैप्टर है गाइस, ये चैप्टर नहीं सॉरी जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट आज कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो वृद्धि हम लोगों ने जितना कवर किया था उतना था। अब उसके बाद वृद्धि के हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने डेवलपमेंट के डायमेंशंस पढ़े थे वैसे ही हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे। तो बेसिकली गाइस ग्रोथ को 4 पार्ट्स में बांटा गया है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो पहला पार्ट है वो आता है शैशव काल, दूसरा जो आता है वो आता है बाल्यावस्था, तीसरा जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था, और जो चौथी आती है उसे हम प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये 4 यहाँ पे हैं। इनके शॉर्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पॉइंट्स छोटे छोटे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे गाइस, कंटिन्यू इलैबोरेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो गाइस हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से इस चीज को डिफाइन किया हुआ है। वो हम तब पढ़ेंगे जब हम किसी मनोवैज्ञानिक को स्पेसिफाइड कैरेक्टर के रूप में पढ़ेंगे। जब किसी भी कॉग्निटिव कोई भी थ्योरी होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहती है तब वो वहां पे पढ़ेंगे। पर जो बेसिकली अगर मोटा मोटा ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो ओवरऑल ये है जो मनोवैज्ञानिक सेटिस्फाइड करता है और नॉर्मल जीवन में भी हम लोग इसे देखते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो मैंने बताया था कि वृद्धि की अवस्थाएं, वृद्धि की बेसिकली जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो ग्रोथ है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट गाइस यहाँ पे लिखा है शैशवकाल, जिसे इन्फेंसी भी कहा जाता है। शैशवकाल क्या होता है गाइस, 0 से 2 वर्ष। कहीं पे आप ये पाएंगे यहाँ पे 0 से 2 वर्ष लिखा हुआ, कहीं पे ये पाएंगे जन्म से 2 वर्ष। तो 0 यानी इनिशियल राइट, जहां से बच्चा शुरू हो रहा है, यानी वो गर्भकाल से ही, जब से बच्चा गर्भकाल से है उसका गर्भकाल में भी डेवलपमेंट होता है गाइस। और जब वो जन्म ले लेता है यानी वो जब बाहर आ जाता है तो वो जन्म से 2 वर्ष यानी जहां से उसका टाइम पीरियड अर्थ में शुरू हो रहा है वहां से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है गाइस, उसकी शैशवकाल की अवस्था कहलाती है। तो शैशवकाल में गाइस क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, ना तो वो अपने आप से खा पाता है, ना ही अपने आप से कहीं जा पाता है, कहीं आ पाता है। तो इस अवस्था को आप कंप्लीट कह सकते हैं गाइस, ये डिपेंडेंसी एज है। डिपेंडेंसी का मतलब पूर्णतः आश्रित, पूरा का पूरा बच्चा किस पर आश्रित होता है, माँ पिताजी पे आश्रित होता है। ये एक ऐसी उम्र है गाइस, ये एक ऐसी एज है, ऐसा फेज है लाइफ का जहां पे बच्चे में इमोशन डेवलप होने लगते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगती है, वो अपने माँ पिताजी की पहचान करने लगता है, अपने उसके घर के आसपास जो मेंबर हैं उन लोगों में अंतर करने लगता है। तो ये शुरुआती स्टेज है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस स्टेज में बच्चे ने जो याद कर लिया वो परमानेंट है, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये ऐसी शुरुआती दौर है जहाँ पे बच्चे में क्या भावनाओं का विकास होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, हंसना, रोना, बोलने की कोशिश करना, ये चीजें मतलब जो भी बच्चा थोड़ा बहुत आवाज करता है वो सब इस चीज से शुरू हो जाता है, इस एज में शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी एज है गाइस जहाँ पे बच्चा क्या है, पूर्णतः माँ पिताजी पे आश्रित है, अपने पेरेंट्स पे आश्रित है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। इस स्टेज के बारे में और कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए सिवाय इस चीज के कि बच्चा क्या होता है इस टाइम ना तो कुछ ऐसा ज्यादा सोच पाता है, बस जो उसके सामने है अगर उसे चोट लगेगी वो रोने लगेगा, और उसको थोड़ा सा ध्यान अगर उसका इधर उधर बहना, या कोई तेज गाना हो गया, तेज म्यूजिक हो गया,
कुछ अच्छा उसे दिख गया तो वो उतनी देर में भूल जाएगा अपनी चोट को कि मेरे को चोट भी लगी थी। तो बच्चा क्या इस टाइम पे जो प्रेजेंस है, ठीक है, जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट है बस उन्हीं पे फोकस करता है, उसके अलावा वो किसी चीज पे फोकस और नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पे ये कम्प्लीटली बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। ये 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बच्चा पूर्णतः अपने माँ पिताजी पर आश्रित है। माँ पिताजी यानी जो उसे पाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर इमोशन डेवलप होने लगते हैं। बच्चा रोने लगता है, हंसने लगता है, खुश होने लगता है, स्नेह की डिमांड करता है। उसे इस एज में बहुत सारा मतलब कुछ चाहिए कि मुझे सब पकड़े, मुझे गोद में उठाएं, प्यार करें। ठीक है, तो उसमें प्रेम क्या है, डेवलप हो रहा है। और तीसरा फैक्टर क्या बताया गाइस, इस एज में बच्चा मतलब क्षण भंगुर के लिए, जो बोलते हैं ना कि फॉर अ वाइल्ड सेकेंड, उसे चोट लगती है, वो रोता है, फिर 1 सेकंड में उसे कोई दूसरी चीज दिखाई देती है, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बच्चा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका, वो प्रेजेंट में ही चलता है, बस उसी पॉइंट में है उसके लिए सब कुछ जो वो देख रहा है। उसके आगे पीछे उसे किसी चीज से कोई मतलब कोई लेना देना नहीं होता। ये 3 पॉइंट्स थे जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आप छोटे बच्चे को देखते हैं, उसमें जो भी क्वालिटीज आपको दिखाई देती है आप आराम से उसे लिख सकते हैं, पर जो 3 मेन पॉइंट्स थे जो उसके नेचर के बिहाफ पे थे वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं गाइस। अगला पॉइंट ये कहता है, ये है बाल्यकाल। ठीक है, बाल्यकाल को बाल्यावस्था भी कहा जाता है और इंग्लिश में से चाइल्डहुड बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका बाल्यकाल है गाइस, इसको 2 पार्ट्स में मैंने बांटा हुआ है। ओवरऑल तो ये बाल्यकाल ही है, पर इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक पूर्व बाल्यकाल, एक उत्तर, एक प्री, एक पोस्ट। तो जो पूर्व बाल्यकाल है गाइस, तो जाहिर सी बात है 2 साल के बाद बच्चा 3 साल का होगा, तो 2 से जो 6 वर्ष की आयु है, यानी जहां पे उसका शैशवकाल खत्म हुआ है और बाल्यकाल शुरू होता है, यानी इसे पूर्व बाल्यकाल कहा गया है, तो 2 से 6 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है गाइस, नकल करने लगता है, कॉपी कैट बनने लगता है। मतलब अगर छोटा बच्चा है 2 साल के बाद, तो बच्चे को स्कूल में हम लोग डाल ही देते हैं, प्ले ग्रुप में। तो जैसा भी माहौल वो अपने आसपास का देखता है, जो भी चीजें अपनी माताजी कैसे कर रही है, पिताजी कैसे कर रहे हैं, दादी कैसे कर रही है, और टीचर कैसे कर रहा था, वो कैसे कर रहा था, आप उस बच्चे को पूछो कि बेटा वो कैसे करता है, तो तुरंत कॉपी करके बताता है कि वो ऐसे कर रहा था। तो इस टाइम पे भी बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड उसी टाइम के लिए, उसका मन करेगा वो कर देगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उस टाइम का कहाँ चल रहा है, उसी समय के लिए चल रहा है। बच्चों उसे बोल दिया, उसने कर लिया, उसे कोई अच्छा लग रहा है उसको कॉपी कर रहा है, कोई उसे बुरा लग रहा है तो भी वो उसकी नकल उतार रहा है कि इस तरीके से वो करता है, चाहे वो हंसने के लिए कर रहा हो, चाहे वो गुस्से में कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली बच्चा कॉपी करने की कोशिश करता है, नकल उतारने की कोशिश करता है, उसकी जिज्ञासाएं बढ़ने लगती है, वो जानना चाहता है चीजों को, ये क्या होता है, वो क्या होता है। क्वेश्चनिंग वाला जो राउंड होता है ना, कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या आता है। जब छोटे बच्चों से आपने कई क्वेश्चन सुने होंगे, ये तारे कहाँ रहते हैं, ये रात को गाय कहाँ जाती है, ये कुत्ता क्या है, मतलब इस टाइप के वो जो क्वेश्चन उसके लगातार चलते हैं। जिज्ञासा जो होती है इस उम्र में बस शुरू होती है, पूर्व काल से बालक की जिज्ञासा शुरू होती है। धीरे धीरे जिज्ञासा शांत होती चली जाती है, पर जो जिज्ञासा का बोलते हैं ना जिसको कि जटिलता, ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स बच्चा सोच सकता है, तो वो उम्र के साथ साथ, कॉम्प्लेक्सिटी उम्र के साथ साथ बढ़ती है। पर जिज्ञासा जो है, जानने की इच्छा किसी भी चीज को, वो 2 से 6 वर्ष के बीच में शुरू हो जाती है गाइस। इस 2 से 6 वर्ष का जो पूर्व बाल्यकाल है, इसके लिए मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उनको आप क्लियर कर लीजिए। पहली कौन सी, कि बच्चा नकल करता है, नकल यानी कॉपी कैट, ठीक। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि इस उम्र में बच्चे की जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी शुरुआत है ना, ये इनिशियल स्टेज है, क्रूशियल पॉइंट है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने स्टार करके लिखा है गाइस, लैंग्वेज लर्निंग। इस काल को गाइस अगर बच्चा नॉर्मली बढ़ रहा है अच्छे तरीके से, अपनी एज के हिसाब से उसका जो बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, तो ये वाला एज क्या माना जाता है गाइस, लैंग्वेज लर्निंग के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस एज में आप चाहें तो यकीन मानिए आप बच्चे को एक साथ 3 से 4 भाषाएं भी सिखा सकते हैं। उसे सिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस आप उसके आसपास वही भाषाएं बोलिए, वो अपने आप कॉपी कर लेगा, वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। आपके कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीख जाएगा। जिस भाषा में आप उस बच्चे से बात करेंगे, उस भाषा में बच्चा आपसे बात करेगा, वो बच्चा भाषा सीख जाएगा। उसकी ग्रैपिंग पावर, लर्निंग पावर इतनी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जिज्ञासा है चीजों को जानने की। वो जिज्ञासा के तहत ही वो अलग अलग भाषाएं बहुत आराम से सीख लेता है। पढ़ाई उसे जो करवाओ, वो जो बोलो उसको बिल्कुल रेडी है चीजों, नई चीजों को सीखने के लिए। उम्मीद है जितना आपको समझ में आ गया होगा, इसके तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं गाइस उत्तर बाल्यकाल। अभी हम बाल्यकाल में चल रहे हैं गाइस, पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया था, दूसरे पॉइंट पे हम है उत्तर बाल्यकाल। उत्तर
बाल्यकाल क्या कहता है गाइस, 6 से 12 वर्ष का जो बाल्यकाल है, जो 6 से 12 वर्षों का जो समय है, इसमें क्या होता है, अभी तक बच्चा जिज्ञासु था, अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ यानी 6 से 12 के रेंज में उसका जो दृष्टिकोण है यानी जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, अब वो खोजी हो चुका है। खोजी यानी उसको खोजना है, चीजों को खोजना चाहता है वो चीजों को। आपने देखा होगा यूजुअली कि अगर सपोज करा किसी बच्चे को नई गाड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है, कोई बेबी बॉय बेबी गर्ल डज नॉट मैटर, आपने उसको गाड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है। गाड़ी गिफ्ट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि वो खोलने में लगा हुआ है, उसे पेचकस लेके बस ऐसे खोल के देखो कि ये चल कैसे रही है, क्या है इसके अंदर ऐसा जो उसे चला रहा है। तो उसकी जो जिज्ञासा है, ठीक है, वो शांत नहीं होती गाइस जब तक वो उसे खोल ना दे। और खोल तो देगा और उसके बाद उसे उसका बस का जोड़ना है, इतना बड़ा इंजीनियर तो पैदा होते ही नहीं हो जाएगा ना गाइस। तो जाहिर सी बात है उसका जो दृष्टिकोण हो जाएगा वो कैसा होगा, खोजी, उसे जानना है चीजों को, ठीक है। तो ये खोजपूर्ण जीने का ही एक तरीका है, उसकी जिज्ञासा का ही एक पार्ट है कि वो अपनी गाड़ियों को खोल खोल कर देख रहा है। जो उसको रोबोट गिफ्ट कर दो, आप उसको कोई डॉल गिफ्ट कर दो, तो उसको जानना चाहता है कि खोल खोल के पूरा का पूरा कुछ भी आप उसे गिफ्ट कर दो तो उसे जानना चाहता है। अगर एक टाइम ऐसा है कहीं मोबाइल तक बच्चे खोलने के लिए तैयार होते हैं कि इसको खोलना कैसे है, बस ये बता दो, हम खोल देंगे, वो अपने आप हमारा ठेका। इतना चीज क्लियर हो गई गाइस। तो पूर्व बाल्यकाल में क्या करता है गाइस, बच्चा नकल करता है, और उत्तर बाल्यकाल में बच्चा क्या करता है गाइस, खोजी दृष्टिकोण, आराम से चीजों को खोज लेगा। उसे क्या करना है बस वो अपने आप से जानता है, आपको उसे बताने की भी जरूरत नहीं है कि पेचकस कहाँ रखा है या फिर प्लास कहाँ रखा है, खुद कर देगा सारा का सारा काम, ठीक है। उम्मीद है गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाल्यकाल आपको क्लियर हो गया होगा, शैशवकाल मैंने आपको बता दिया, बाल्यकाल मैंने आपको बता दिया। अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं गाइस, किशोरावस्था। ये है भयंकर एज। मैंने अभी रिसेंट में आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक एज ऐसी आती है जहाँ पे बच्चा माँ बाप की कम और अपने मित्रों की ज्यादा सुनता है। वो क्यों सुनता है, कैसे सुनता है, अब उस चीज पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ये थर्ड पॉइंट है ये है किशोर अवस्था। इसे बोलते हैं गाइस टीन एज। टीन एज कहाँ से शुरू हुई है, बाल्यकाल कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हुआ था, 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यकाल चला था, जिसको हमने 2 भागों में बांट दिया था, पूर्व और उत्तर। पूर्व यानी प्री कौन सा बांटा था, 2 से 6 वर्ष, और पोस्ट बांटा था 6 से 12 वर्ष। तो जाहिर सी बात है गाइस उसके बाद जो भी अवस्था चलेगी वो किशोर अवस्था की चलेगी, यानी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, ठीक है। ये गाइस एज इज जस्ट अ फैक्टर ऑफ नंबर, ठीक है। एज फैक्टर का किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया है कि 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था। बाकी जो मेंटल लेवल मैच्योरिटी की बात है वो चीज वैरी कर सकती है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किशोर अवस्था को कि 12 से 18 वर्ष। इसमें मैंने आपको क्या बताया गाइस, मैंने आपको पहले ही क्लियर करा है कि जो हमारी कौन सी एज है, बाल्यकाल जो चल रहा है। बाल्यकाल में क्या होता है गाइस, जो बच्चा है उसमें जिज्ञासा डेवलप होने लगती है। तो जिज्ञासा जब डेवलप होती है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी जो थॉट्स हैं, जानने का जो लेवल है वो और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा बाल्यकाल में पहुंचेगा, बाल्यकाल को क्रॉस करते हुए जब वो किशोर अवस्था में आ रहा है, तो किशोर अवस्था में क्या होता है गाइस, बॉडी चेंजेस होने लगते हैं, जो आपका शारीरिक रूप से बदलने लगता है, ठीक है। लड़कियों के बाल और लंबे होने लगते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो गर्ल्स का एंड बॉयज का दोनों का बदलने लगता है, उनकी हाइट बदलने लगती है, आवाज में डिफरेंस आने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंस बच्चे में सडन आने लगते हैं, तो बच्चा कई बार तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कई बार उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसमें जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, अप डाउन जो उसका इमोशन लेवल होता है, वो चीज उसे कई बार दिक्कत करती है, नहीं वो चीजों को समझ पाता है। तो ये वाली अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में रहता है, मतलब बड़ा कंफ्यूज टाइप का रहता है, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इस तरीके के प्रश्न उसे बड़े परेशान करते हैं, ठीक है। चाहे वो एक लड़का है चाहे वो लड़की है, इस एज में एक तो उनका हार्मोन बढ़ा हुआ है, ठीक है, उनमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो चीजों को समझ नहीं पाते कि ये एकदम से सडन क्या क्या चीजें हैं। ये एक ऐसी अवस्था है गाइस, अगर इस एज में 12 से 18 साल की उम्र में अगर एक बच्चे को मेंटल तौर पे सपोर्ट ना मिले तो बच्चा राह भटक सकता है, यानी आपराधिक जो दृष्टिकोण होते हैं ना, आपराधिक जो राह होती है उसकी ओर अग्रसर हो सकता है। यही मात्र एक ऐसी एज है जहाँ पे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर का बच्चे को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एज से पहले से जो टीचर गुजर चुके हैं, जो पेरेंट्स गुजर चुके हैं, वो बहुत बेहतर लेवल पे जानते हैं कि ये एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज में रहता है, कि वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। अपनी लिमिटेशन तो खैर इस एज में बच्चा सोच ही नहीं पाता है, बस उसको क्या चाहिए होता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, बट मैं एक्चुअल में हूँ कौन,
मैं हूँ क्या। तो ये जिस तरीके का क्वेश्चन, जटिलता उसके दिमाग में आती है, कशमकश दिमाग में आती है, तो ये क्या करती है, किस वजह से आती है, हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से। हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब यानी उतार चढ़ाव जो हार्मोन्स में आते हैं, क्योंकि बॉडी में चेंजेस करने हैं, हार्मोन्स को भी मैच्योरिटी लेवल को डेवलप करना है, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टेज है कि यहाँ पे बच्चा बड़ा परेशान होता है। तो अगर वो किसी से बात कर रहा है, अपने शिक्षकों से, अपने पेरेंट्स से, और वो उसके साथ आराम से बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसे चीजों को समझा रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो बच्चा बहुत आराम से इस पेज को क्लियर कर लेता है। बट अगर अदर हैंड अगर आप बच्चे को समझ नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो चीजों को, तो बच्चा आपके हाथ से बाहर है, वो किसी भी लाइन को पकड़ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा बिगड़ ही जाएगा। हो सकता है कि उसके मित्र, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा, उसको सुनता हो, उसको समझता हो, उसको सही रास्ता दिखाता हो, तो वो क्या सही रास्ते पे भी हो सकता है और गलत रास्ते पे भी हो सकता है। तो ये जो किशोर अवस्था का काल है, ये 2 माइंड गेम है। या तो बच्चा बेहतरीन हो जाएगा या बच्चा बेकार हो जाएगा। किशोर अवस्था क्या है, तूफान की एक एज है। यहाँ पे हार्मोन सबसे पीक लेवल पे होते हैं। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होता है हार्मोन्स का, वो बहुत हाई लेवल पे होता है। बच्चा यहाँ पे मेंटल लेवल पे काफी डिस्टर्ब होता है, वो समझ नहीं पाता चीजों को। बाल्यकाल तक क्या होता है, उसको सेम जेंडर के लोगों के साथ खेलना अच्छा लगता है। अगर बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल के साथ खेलना पसंद करेगी, बेबी बॉय है तो बेबी बॉय के साथ खेलना पसंद करेगा। बट किशोर अवस्था के दौरान क्या होता है, उसके पूरे के पूरे मेंटल लेवल पे हार्मोन ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो चीजें समझ नहीं पाता, कंफ्लिक्ट में रहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टेज है गाइस, जहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। मैंने अभी ये नहीं कहा समझाने की जरूरत होती है, मैंने क्लियर कहा बच्चे को समझने की जरूरत होती है। जब आप बच्चे को समझेंगे, सुनेंगे, तभी बच्चे को आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और आपको उसे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो आपसे चाहेगा कि आप उसे कुछ बोलो। तो जब वो आपको सुनने के लिए तैयार बैठा है ना गाइस, तो वो आपकी हर बात मानेगा, आपको उसे समझाना नहीं पड़ेगा, आप उसे जो बोलेंगे वो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके मेंटल लेवल पे एक इंप्रेशन पड़ चुका है कि आप उसे सुनते हो और समझते हो। तो जहां पे बच्चे को विश्वास आने लगता है, वहां पे बच्चा फॉलो करने लगता है। यही एक फैक्ट है गाइस, यही एक पॉइंट है कि इस एज में बच्चा क्या करता है, अपने माँ बाप को, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि सारे माँ बाप और सारे बच्चे, सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे बच्चा क्या माँ बापों से दूर हटने लगता है। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के पास बात करने जा रहा है या फिर उसके पेरेंट्स के साथ अच्छे तरीके से बॉन्डिंग नहीं है, या इन केस बॉन्डिंग है भी, वो बात करने जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसे सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, बच्चा चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, और सामने से रिस्पॉन्स भी यही आ रहा है, यानी बच्चा चिढ़ रहा है, माँ जी पिताजी और चिढ़ रहे हैं, बच्चा गुस्सा कर रहा है, माँ जी पिताजी और गुस्सा कर रहे हैं, और पता चला बच्चे को पीट भी दिया। तो इससे क्या बच्चे में ना डिस्टेंस आता है, उसका ईगो हर्ट होता है। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बच्चा ईगो भी डेवलप करने लगता है। जी हाँ गाइस, ईगो बहुत आराम से डेवलप हो जाता है इस एज में। बच्चे के अंदर अहंकार की भावना जन्म ले लेती है कि मुझे मार कैसे दिया, मैं तो ये पूछ रहा था या ये पूछ रही थी। तो ये चीज बच्चे को पता नहीं है, उसे क्लियर नहीं है ये चीज। उसे तो बस ये पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उस टाइम बस वही सही है। उसे ये नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे मेरे हार्मोन्स लगे हुए हैं, मेरा मेंटल लेवल है, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ आ गई डिस्टेंस, अब आए मित्रों के पास। जो फ्रेंड सर्कल होता है, बच्चा हमेशा, कोई भी इंसान वही दोस्त बनाता है जिनके साथ उसकी बेहतर बनती है, या फिर उसे लगता है कि यार ये लोग मुझे सुनने लायक हैं। तो अल्टीमेट ऑप्शन कौन बचा? मित्र मंडली। तो मित्र मंडली के पास जाता है, बातचीत करता है, उसके दोस्त उसको सुनते हैं, समझते हैं, उसके दोस्त बोलते हैं हाँ यार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी यही फील कर रहे हैं। तो जब फीलिंग मैच होती है तो क्या होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होने लगती है। तो इमोशनल बॉन्डिंग फिलहाल के लिए कहाँ से कट गई? माँ पिताजी से, और किसके साथ जुड़ गई? फ्रेंड सर्कल के साथ। तो ये गाइस एक टेम्परेरी फेज है, क्योंकि ये कौन सी एज चल रही है? टीनेज। तो टीनेज के ड्यूरेशन में बच्चा क्या, पेरेंट, अगर ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स बच्चे के दोस्त नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं गाइस। अगर पेरेंट्स के पास इतनी टेंडेंसी और कैपेबिलिटी है कि वो बच्चे को सुन सके, समझ सके, बिना गुस्सा किए, अपने आप को गुस्से को कंट्रोल करे हुए, जो बोलते हैं ना कि मैच्योरिटी के एक लेवल पे माँ बाप बैठे हैं, तो उस लेवल पे जब आप बैठे हैं तो आप बच्चे को आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो जब आप उसे समझेंगे, सुनेंगे, तो उसे दोस्तों की जरूरत है, फिर तो आप ही उसके बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं गाइस जो अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे आज के टाइम पे भी अपने माँ बाप के सामने कुछ बोलना तो छोड़ो, खड़े तक रहना पसंद नहीं करते। नहीं गाइस, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम है।
इस सिचुएशन को आप समझिए, क्लियर तरीके से समझिए कि अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा होने से कतरा रहा है, अपनी परेशानी बताने से कतरा रहा है, तो ये सम्मान नहीं, प्रॉब्लम है, परेशानी है उन दोनों के बॉन्डिंग के बीच में, क्योंकि उनके बीच में इमोशनल इतना गैप हो चुका है कि बच्चा उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है कि अगर मैं इन्हें अपनी परेशानी बताऊंगा तो ये कैसा रिएक्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग पेरेंट्स, ही इज ट्रस्टिंग ऑन हिज फ्रेंड। अपने माँ बाप पे भरोसा करने के बजाय बच्चा क्या करता है, अपने दोस्तों पर भरोसा करता है। फिर दोस्त जो सलाह देंगे वो उसको मानेगा। और ये एक कॉमन चीज है, कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया। कॉन्सेप्ट क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। जहां पे भी बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग होगी, बच्चा वहीं को फॉलो करेगा। और बच्चा क्या गाइस, टीनेज अगर खत्म हो जाती है, अगर हम लोग अपनी एज की बात करें, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, भले ही हम लोगों ने कॉलेज वगैरह सारा क्लियर कर लिया है, हम लोग टीचिंग के लिए रेडी बैठे हैं, बट आर यू श्योर कि हम उस इंसान से बात करना पसंद करते हैं जिसे हम पसंद भी नहीं करते? प्रोफेशनल लेवल पे हमें ये करना पड़ सकता है कि सपोज करा कोई पर्सनैलिटी हमें नहीं समझ में आती, नहीं हमें उससे बात करना अच्छा लगता है, नेचुरल स्वभाव है, पसंद है नहीं पसंद है, ठीक है, फिर भी हमें उससे डील करना पड़ रहा है। ये क्या है? ये हमारी मैच्योरिटी का लेवल है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। बट बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चा जिसको नहीं पसंद करता उसके साथ वो बात ही नहीं करेगा, बच्चा जिसको पसंद करता है वो खुद से उसके साथ बात करेगा। तो ये एक नॉर्मल जेन्युइन थिंग है, ठीक है गाइस। उम्मीद है किशोर अवस्था आपको समझ में आई होगी। और जो मैंने पॉइंट इसमें बताया है कि बच्चा माँ पिताजी की कम और अपने दोस्तों की ज्यादा सुनता है, वो बिल्कुल ट्रू फैक्ट है और उसको आपको नोट करके रखना है। कारण इसका क्या है? इमोशनल बॉन्डिंग। इमोशनल यानी संवेगों की बंधता। संवेग जहां पे, भावनाएं जहां पे मिलेंगी, बच्चा हमेशा हर चीज वहीं पे एक्सप्लेन करेगा। इतना क्लियर हो गया गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था गाइस किशोर अवस्था वाला। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको समझाया आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद गाइस अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉरी अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, प्रौढ़ अवस्था। यानी ये क्या है? मैच्योर हो गया है। पहले बच्चा छोटा था, इन्फेंसी में था, चाइल्डहुड में आया, चाइल्डहुड के बाद टीनेज में आया, टीनेज के बाद अब कहाँ आ गया? मैच्योर एज में, ठीक है गाइस। तो अब हम यहाँ पे चल रहे हैं। पहला है युवा प्रौढ़ अवस्था, दूसरा है परिपक्व प्रौढ़ अवस्था और तीसरा है वृद्ध प्रौढ़ अवस्था। तो युवा प्रौढ़ अवस्था की मैं बात करूँ गाइस तो ये 18 से 40 वर्ष तक चलती है। अब गाइस 18 से 40 वर्ष में क्या है, एक बच्चा कंप्लीट अपनी जो उसकी ग्रोथ है बॉडी की वो कंप्लीट कर चुका है। उसकी जो एक एक मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो पूरी तरीके से खुल चुकी हैं। तो इस समय पे गाइस जो बच्चा है वो पूर्णतः शारीरिक रूप से मजबूत है। तो जब वो फिजिकल रूप से मजबूत होगा, फिजिकल रूप फॉर्म जो है उसका, उसमें वो मजबूत है, स्ट्रांग है, तो इसको क्या कहा गया? युवा प्रौढ़ अवस्था। ये एक ऐसी एज है जहां पे बच्चा कंप्लीट डेवलप कर चुका है इन बॉडी, कहते हैं फिजिकल वे। अगर मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बच्चा पूरा डेवलप कर चुका है। बट अगर मैं मेंटल एज की बात करूँ तो आर यू श्योर की गाइस जब बच्चा पूरा का पूरा तंदुरुस्त है, उसके पास ताकत है, तो उसके पास सेम टाइम पे मेंटल लेवल भी उतना होगा, उसकी बुद्धि की मैच्योरिटी भी उतनी होगी। ये डिपेंड करता है गाइस कि उसका जो पालन पोषण है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसकी जो स्कूलिंग है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरीके का था। मैंने आपको पहले भी बताया था फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चे के मेंटल लेवल को, डेवलपमेंट को, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया गाइस आपको। 18 से 40 वर्ष की उम्र में क्या है, बच्चा धीरे धीरे जो उसके मन में ये किशोर अवस्था वाले तूफान थे, नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं मान के चल रही हूँ कि 18 पे आते ही 18 से 40 के वर्ष में उसके जो तूफान है वो धीरे धीरे थमने लगे, ठीक है। यानी उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स जटिलता थी, किसी भी चीज को सोचने समझने की ताकत थी, जो जल्दी जल्दी करने का स्ट्रेंथ था, वो धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ रहा है। अब वो धीरे धीरे चीजों को समझने लग रहा है। जो क्वेश्चन के आंसर उसे चाहिए थे वो क्वेश्चन के आंसर वो ढूंढ पा रहा है और अब सेटिस्फाइड होता चला जा रहा है। मैं सिर्फ इतना मान के चल रही हूँ, ठीक। तो युवा प्रौढ़ अवस्था आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अब अगली आई परिपक्व प्रौढ़ अवस्था। परिपक्व प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत गाइस 40 से 65 साल की उम्र आ गई है। 40 से 65 साल में क्या होगा, जो उसके चेहरे हैं उसमें झुर्रियां पड़ने लगेगी, जो उसके बाल हैं वो सफेद होने लगेंगे। उसके साथ साथ जो उसका सोचने और समझने का तरीका है अब दूसरा दृष्टिकोण ले चुका होगा, क्योंकि 40 तक की एज का हम ये मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन बहुत दुनिया देख चुका होता है। अगर वो घर से बाहर रहा है, लोगों से मिला है, सोसाइटी में गया है, करियर उसने चुना है, कोई जॉब करी है, तो बहुत सारे लोगों से मिल चुका होता है, चीजों को समझ चुका होता है। अपने पूरे इस जर्नी में उसने बहुत सारी चीजें सीखी होती हैं। तो उस लर्निंग और उस मैच्योरिटी के हिसाब से उस लर्निंग, ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस उसके हैं उनके हिसाब से वो इस अवस्था में थोड़ा शांत हो चुका होता है। वो दूसरों को रेडी होता है सॉल्यूशन देने के लिए। जब 18 साल के बच्चे से आप बोलो कि मेरा वहां सबसे ज्यादा बच्चों को तूफान एक्टिव रहते हैं बच्चे।
अगर आप उन्हें कंप्लीट बोलोगे 18 साल की एज में कि वहां पे ना झगड़ा हो रहा है, पता मैं क्या करूँ, वो तुरंत बोलेंगे अभी पीट के आते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक एज का डिफरेंस है कि 18 साल की उम्र में बच्चा बिल्कुल तैयार है, उसको लग रहा है मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई है नहीं, शायद खुद पीट के आ जाए, वो तो बात की बात है, पर फिलहाल वो तैयार रहेगा कि मैं जाऊंगा और पीट के आऊंगा। ठीक है, ये उसकी सोच है। और 40 साल की उम्र का अगर मैं बात करूं, 40 साल की एक उम्र का व्यक्ति है जो कौन सा है, परिपक्व प्रौढ़ अवस्था में है, मैच्योरिटी की एज में है, एडल्टहुड में चल रहा है। एडल्टहुड तो कहाँ रह गया, मैच्योर एज में चल रहा है। यहाँ पे अगर आप बताओ कि भाई यहाँ पे पग्गा हो गया या यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बताओ क्या करना है। अब वो मारने पीटने की बात नहीं करेगा, अब वो समझ से काम लेगा, वो जानना चाहेगा कि क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हो भी चुका है तो किस तरीके से इसको कंट्रोल करा जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मार पिटाई हो गई, झगड़ा हुआ, किसी को चोट लग सकती है, कई तरह की बातें हैं, प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। तो वो सब चीज को ध्यान में रखकर हर एक पहलू को, जितने पहलू वो जानता है, अगर वो मेडिकल फैक्ट्स को जानता है, मेडिकल पार्ट को जानता है, तो उसे पता है कि अगर चोट लग गई हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर वो लॉ को जानता है तो उसे पता है कि पुलिस केस हो सकता है। अगर वो सोसाइटी को जानता है तो उसे पता है कि सोसाइटी का जो माहौल है वो तनातनी का हो सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता है। अगर वो अपने परिवार के माहौल को जानता है तो उसे पता है कि घर वाले खाना परेशान हो जाएंगे। अगर वो अपने फ्रेंड्स को जानता है तो उसे पता है कि फ्रेंड्स भी लोग वहां पे भी टेंशन लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें हैं। तो एक एज के बाद मतलब जहां पे बच्चा सिर्फ एक फोकस करके चल रहा है मैं पे, वो है किशोर अवस्था। और जब बच्चा फोकस कर रहा है अपने चारों तरफ पे, वो है परिपक्वता की अवस्था। उम्मीद है गाइस आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। किशोर अवस्था क्या कहती है, मैं को प्राथमिकता देती है। किशोर अवस्था में जो हूं मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, बस मैं ही हूं जो हूं। मैं पे जो आधारित है वो है किशोर अवस्था। और मैं को जब इंसान छोड़ देता है, जब बच्चा परिपक्व, मैच्योरिटी उसी को तो कहते हैं जब बच्चा सोसाइटी के लिए करने लगे, अहम को छोड़कर, ईगो को छोड़कर, तो वहां पे कौन सी अवस्था आ जाती है, परिपक्वता की अवस्था। ठीक है, कहते तो है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि परिपक्वता 18 साल के बाद आनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है, बट ये हम मान के चल रहे हैं कि 40 से 65 वर्ष की उम्र में, जब उसके बाल सफेद हो गए, शरीर पे झुर्रियां पड़ने लगी है, उसका शरीर जो है स्ट्रिंक होने लगा है, मतलब छोटा होने लगा है, झुकने लगा है, जो शरीर है उसका बूढ़ा होने लगा है, तो यहाँ पे क्या है, उसको बुद्धि आ चुकी है, बुद्धि यानी मैच्योरिटी। ठीक है, इसके बाद तो लास्ट स्टेज आती है प्रौढ़ अवस्था की, वो आती है गाइस वृद्ध प्रौढ़ अवस्था। वृद्ध प्रौढ़ अवस्था का मतलब जब आप 65 से अधिक जी रहे हैं, 65 साल आपने पहुंचे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 65 से 100 वर्ष जी रहे हैं, तो 65 से 100 वर्ष में जो बच्चा है गाइस, उसमें क्या है, वृद्ध अवस्था आ चुकी है। अब उसका शरीर क्या है, अक्षम हो चुका है। अक्षम मतलब अब उसमें क्षमता नहीं बची है किसी काम को करने की। व्यवहार कुशलता तो हो सकती है उसमें कि वो बातचीत करे, मतलब काम करने की कोशिश करे, बट वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके बस के अब कुछ रहा नहीं। तो जैसे शुरुआत में शैशव काल की एक अवस्था थी ना कि बच्चा दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, तो धीरे धीरे जब इंसान वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो एक एज आती है, वो छोटे बच्चे की तरह ही हो जाता है, उसे दूसरों पे आश्रित होना पड़ता है, खाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। उसके शरीर में इतनी जान बचती ही नहीं है गाइस कि वो खुद से कुछ कर सके। उम्मीद है गाइस आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं शॉर्ट में रिकॉल कर देती हूँ। वृद्धि की अवस्थाएं, वृद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। शैशव अवस्था गाइस 0 से 2 वर्ष चलती है। ये कौन सी अवस्था मानी जाती है, जहाँ पे बच्चे को प्रेम चाहिए, बच्चे को अटेंशन चाहिए, वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। यहाँ पे इमोशन उसमें डेवलप होने लगते हैं। सेकंड, अगर मैं बाल्यावस्था की बात करूंगा तो बाल्यावस्था में क्या बोला था मैंने, बाल्यावस्था 2 पार्ट्स में बांट दी थी, पूर्व और उत्तर। पूर्व वाली बोली थी कितनी, 2 से 6 वर्ष, यहाँ पे बच्चे में जिज्ञासा जानने की इच्छा शुरू होती है, और 6 से 12 वर्ष उत्तर पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, खोजी दृष्टिकोण वाला होता है। 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा लैंग्वेज लर्निंग की कोशिश करता है और नकल करने की कोशिश करता है। लैंग्वेज लर्निंग का गोल्डन पीरियड इसे ही कह सकते हैं 2 से 6 वर्ष की अवस्था को। ठीक है, इसके बाद बाल्यावस्था जो होती है खोजी दृष्टिकोण वाला होता है। फिर तीसरे पार्ट में अगर मैं आ जाऊँ किशोर अवस्था यानी टीनेज की अगर मैं बात करूँ तो टीनेज में मैंने आपको क्या बताया गाइस कि बच्चे में ना बहुत ज्यादा तूफान, इमोशन का तूफान होता है, जिसे तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे के जो हार्मोन होते हैं काफी अप एंड डाउन होते हैं। तो इस एज को कहाँ से कहाँ तक कंसिडर किया है मैंने, 12 से 18 वर्ष की आयु तक ये चीजें चलती हैं। उसमें शारीरिक रूप से काफी बदलाव होते हैं, उसका मानसिक स्तर जो होता है, मानसिक लेवल पे काफी बदलाव होते हैं, जिन्हें वो एक्सेप्ट कर भी पाता है और कई बार एक्सेप्ट नहीं भी कर पाता है। तो ये एक स्टेज है गाइस जहाँ पे उसे सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। कौन सा सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की, जहाँ पे उसे अपने पेरेंट्स की भी हेल्प चाहिए, टीचर्स की भी हेल्प चाहिए, फ्रेंड्स की भी हेल्प चाहिए, साथ ही साथ एक सही गाइडलाइन भी चाहिए ताकि उसका जो भविष्य है वो उज्जवल भविष्य हो, आपराधिक दृष्टिकोण पे ना जाए।
इसके बाद चौथा जो है गाइस प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की मैं बात करूं, प्रौढ़ावस्था को 3 पार्ट्स में हमने बांट दिया था। कौन कौन सी? युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था और तीसरी क्या बोली थी? वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो जो युवा प्रौढ़ावस्था थी वो 18 से 40 वर्ष की मानी थी। इस टाइम हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा सशक्त है, सक्षम है, हर किसी काम को आराम से कर चुका है, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, कुशल बुद्धि का प्रयोग करते हुए। परिपक्व प्रौढ़ावस्था की मैं बात करूं तो ये 40 से 65 वर्ष तक की आयु के लिए है। और यहाँ पे मैं ये मान के चल रही हूँ कि शरीर जो है कमजोर पड़ने लगा है, चेहरे पे झुर्री आने लगी है, बाल सफेद होने लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा जो भी है, यानी जो व्यक्ति है, पर्सन, वो सोच समझ कर डिसीजन ले रहा है, अब वो मैच्योरिटी की इस एज पे है। फिर मैं बात करूं वृद्ध प्रौढ़ावस्था की, यानी 65 से अधिक। अब मैंने मान लिया है कि बच्चा वापस शिशु के जैसे हो चुका है, अब उसमें काम करने की क्षमता कुछ बची नहीं है, भले ही उसमें बुद्धि रह गई है पर वो काम कुछ नहीं कर सकता। इस टाइम पे गाइस ऐसा होता है कि जब वो वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो सेम टू सेम उसका बिहेवियर ना बच्चों की तरह हो जाता है। उनको भी केयर चाहिए, उनको भी अटेंशन चाहिए, उनको भी चाहिए कि सब आए मेरे से बात करें, मुझसे प्यार करें। तो ये वृद्धों की भी करते हैं, जो थॉट लेवल होता है वो उनका भी यही हो जाता है। उम्मीद है गाइस इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइनल चैप्टर का लास्ट पार्ट है क्या? रिलेशनशिप डेवलपमेंट का। रिलेशनशिप किसके साथ? लर्निंग के साथ, ठीक है। तो इसके बाद अब उसे कंटिन्यू करते हैं। पहले थोड़ा सा लर्निंग को जानेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो गाइस, आपने लास्ट वाला क्लियर कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट जो है गाइस अधिगम है। अधिगम क्या होता है गाइस? मैं आपको यहाँ पे सिर्फ अधिगम का मैंने एक मतलब लिखा है, वो है सीखना, ठीक है। अधिगम को सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, अधिगम को लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग मतलब होता है सीखना। तो जब भी कोई बालक गाइस अपने चारों तरफ, अपने वातावरण से, अपने परिवार से, अपनी किताबों से, अपने खुद के व्यवहार से कुछ नई चीजें सीखता है, ठीक है। सपोज करा एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है। उस बच्चे ने क्या करा, उससे आपने कोई चीज मांगी, टॉफी मांगी शायद, तो उसने आपको मना कर दिया देने से कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मुझे नहीं देनी, मेरे को ये पसंद है, मैं नहीं दूंगा, जो भी चीज है उसने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने टॉफी नहीं दी, आपने कुछ नहीं कहा उसको, आप हट गए पीछे। उसके पेरेंट्स ने या उसके फ्रेंड ने, किसी ने उसे सिखाया कि देखो ये गलत बात है, जब आपसे कोई चीज मांग रहा है, आपसे एक टॉफी तो मांगी थी, अगर आप देते तो क्या दिक्कत थी, शेयरिंग इज केयरिंग। अब उस बच्चे ने बोला कि हाँ ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं दे देता तो कोई नुकसान नहीं था, चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं दी। फिर आप दोबारा उस बच्चे के पास गए, दोबारा आपने उसको टॉफी मांगी, उस बच्चे ने आपको टॉफी दे दी, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि पहले दिन उसने नहीं दी थी, दूसरे दिन उसने दे दी, यानी उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। व्यवहार में परिवर्तन ही गाइस क्या है, अधिगम, यानी उसने सीखा है, बच्चे ने सीखा है। कहाँ से सीखा? अपने एटमॉस्फेयर से सीखा, चाहे उसकी मम्मी ने उसे सिखाया, पापा ने सिखाया, दोस्त ने सिखाया, टीचर ने सिखाया, कहीं से भी सीखा, पर बच्चा सीखा और उसके व्यवहार में क्या हुआ गाइस, परिवर्तन हुआ, एक पॉजिटिव चेंज हुआ। तो जब भी किसी बालक के व्यवहार में सकारात्मक चेंज होगा, ठीक है, सकारात्मक बदलाव होगा, उसके पर्यावरण के कारण, वो क्या है गाइस, अधिगम है। तो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का देखा है ना गाइस आपने, हृदय परिवर्तन हो जाता है, गौतम बुद्ध उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कहते हैं वाल्मीकि हो गए, ये भी उनके एग्जाम्पल हैं। तो जब बुद्धि, वो बुद्धम शरणम गच्छामि वाला जो श्लोक चलता है, जो टाइटल चलता है, वो यही तो है गाइस, व्यवहार में परिवर्तन करना ही तो मेन टारगेट है। तो जैसे ही व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी आपने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सकारात्मक परिवर्तन हुआ है तो आपने अच्छा कुछ अधिगम करा है, और अगर व्यवहार आपका करा हुआ है तो आपने अधिगम कौन सा करा है, नकारात्मक, उसे तो फिर आप अधिगम कहेंगे ही क्यों। गलत चीजों को सीखना, लर्निंग कहाँ से हुई गाइस, ठीक है। अब नॉर्मली अगर इसका एक और एग्जांपल मैं ले लूं, बच्चे को एबीसीडी आपने सिखाई, बच्चे से आपने पूछा कि बच्चा एबीसीडी सीखा, नहीं आई, नहीं आती, ठीक है, क्लियर कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद आप दोबारा उस बच्चे से मिले, आज उस बच्चे ने खुद से आपको एबीसीडी सुना दी, क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, पर उसके ज्ञान में परिवर्तन हुआ है। आज उसके नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ है। कल तक उसे एबीसीडी नहीं आती थी, आज उसे ए टू जेड आता है, यानी उसके ज्ञान में परिवर्तन हुआ है। तो ज्ञान में परिवर्तन भी क्या है गाइस, अधिगम है। व्यवहार में, ज्ञान में परिवर्तन कैसे होगा, आंतरिक और बाह्य कारकों की वजह से। तो जब आंतरिक और बाह्य कारकों की वजह से व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, कुछ उसने बच्चे ने सीखा है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम। उम्मीद है गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए गाइस, गेट्स से क्या कहा था, जो गेट्स एक मनोवैज्ञानिक थे, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर या परिवर्तन लाना ही अधिगम है। तो अनुभव जाहिर सी बात है गाइस, एक्सपीरियंस ही होते हैं ना।
सपोज करा एक एग्जाम्पल मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है। मैंने कहा था ना 99.999% बच्चे की ही बात करेंगे, ठीक। एक बच्चा है, उसने सपोज करा रात को बाइक है उसके पास, 15-16 साल का है, बाइक है उसके पास, रात को उसने बाइक उठाई और घूमने निकल गया। उसके पेरेंट्स ने उसको रोका कि बेटा रात को बाहर नहीं जाते, गलत बात है, अभी आप रुक जाओ, बाहर कई चीजें हैं, अंधेरा हो गया है, कैसे आप गाड़ी चलाओगे या क्या, समझाने की कोशिश करी, नहीं माना बच्चा, चलते जबरदस्ती जिद कर, चलो कोई बात नहीं, गया। अब रात को क्या हुआ, वो बच्चा बाहर निकला गाड़ी लेके, अब जिस जगह पे वो गया वहां पे अंधेरा, रात है तो अंधेरा हो गई, लाइट्स भी नहीं थी, और जो उसकी बाइक की लाइट थी अनफॉर्चुनेटली वो भी खराब हो गई। अब क्या रह गया गाइस, अंधेरे में बाइक ड्राइव करना, अगर आप पैदल जा रहे हो एक बार को आप मैनेज कर लोगे, पर गाड़ी ड्राइव करना इट्स नॉट इजी थिंग। अब उस बच्चे को अकल आ गई है कि भाई मेरी आफत आने वाली है, वो जैसे तैसे खींच खांच के बाइक घर पे ले आया और पहुंच गया घर। अगले दिन से जब वो गाइस पहले तो कोशिश ही नहीं करेगा, अगर उसमें बुद्धि है या समझ, वो एक बार उस चीज को काफी मेहनत लगी अगर उसे घर बाइक लाने में, तो अब क्या वो दोबारा उसको कोशिश ही नहीं करेगा वो बाहर जाने की। और अगर इनकेस बाहर जाएगा तो पहले वो चेकअप कराएगा बाइक का कि बाइक कंप्लीटली ठीक है या नहीं। तो एक टाइम था जब पहला केस था, बच्चा लापरवाह था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, बस उसे जाना है। दूसरे केस में जब उसके पेरेंट्स खुद से बोल रहे हैं बेटा जरा बाहर से सामान लिया, वो साफ मना कर रहा है मैं नहीं जाऊंगा भाई, क्या पता वहां जाके बाइक की लाइट खराब हो जाए, क्या दिक्कत हो जाए, अंधेरा हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। तो यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, किस वजह से, एक्सपीरियंस, जो उसका पुराना वाला एक्सपीरियंस था, भले ही वो अपनी खुशी से गया था पर उसका वो एक्सपीरियंस खराब रहा, इस वजह से उसके आज के जो बिहेव है उसमें क्या हो गया, चेंजेस आ गए। तो एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेव में चेंजेस आना भी क्या है गाइस, लर्निंग है। यही चीज गेट ने क्लियर करी। उम्मीद है गाइस एग्जांपल के साथ आपको चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब बात करें ईएपीयू की, तो ईएपीयू भी एक मनोवैज्ञानिक थे गाइस, इन्होंने क्या कहा, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। व्यक्ति में परिवर्तन यानी किसकी बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं गाइस। व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसको सोचने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, बोलने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो बिल्कुल सही बात है। अब आप बोलोगे कि पर्यावरण के अनुसरणों से क्या मतलब आया, तो गाइस व्यवहार के जो पर्यावरण के अनुसरण है उसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई सपोज करा एक लड़का या लड़की है, नॉर्मल है, 18 साल की उम्र हो गई है उनकी, उन्होंने स्कूल वगैरह जो है उनका खत्म कर लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो होता है ना पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो घर का जो माहौल था, स्कूल का जो माहौल था, ठीक है, वो कॉलेज में जाने लगे हैं, अब उनका क्या माहौल चेंज हो गया। अब वो साथ में चाह रहे हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ, 1 to 2 आवर मैं टीचिंग करना शुरू कर दूँ। सपोज करा बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे टीचिंग करनी चाहिए ताकि मेरा नॉलेज इंप्रूव हो सके, ठीक है। अब बच्चा चल दिया है महाराष्ट्र टीचिंग करने। अब उसने देखा कि जो उसके बच्चे हैं वो बड़े साफ सुथरे बन के आए हुए हैं, अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके आए हुए हैं। तो अब जो टीचर है गाइस, जब बच्चे साफ सुथरे आए हैं, भले ही आप अपने घर में 4 दिन तक नहीं नहाते थे, नहीं करते हैं कई लोग ऐसा काम करते हैं, कोई राय नहीं है, उनका संडे बहुत अच्छे लेवल पर संडे बनता है, 4 दिन ना छोड़े 1 दिन तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे थे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप नहाए नहीं नहाए, आपने क्या किया है क्या नहीं। बट जब आप एक प्रोफेशनल लाइन में आए हैं, प्रोफेशनल आप हुए हैं, तब आपको इस चीज का बड़ा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है कि आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम नहाना है, टाइम टू टाइम ड्रेसअप करना है। तो ये क्या हो रहा है, ये परिवर्तन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, पर्यावरण यानी उसके चारों तरफ कौन बैठा है, एजुकेशन के लिए बच्चे जो आए हुए हैं वो बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनकी वजह से उसके बिहेव में क्या आ गया, स्लाइटली चेंजेस आ गया। और अगर ये एग्जांपल भी समझ में नहीं आया तो ये मान लीजिए कि आपकी नई जॉब लगी है, पहले दिन आपको ऑफिस जाना है, अगर आप लड़के हैं तो क्या बिखरे हुए बाल लेके जाएंगे, भले ही कितना पसंद है, क्या करोगे, बाल ड्रेसअप तमीज से करोगे। अगर इंटरव्यू हुआ तो फॉर्मल शूज पहनने पड़ेंगे, फॉर्मल कोट पैंट जो भी आपका लगता है, शर्ट हो गया पैंट हो गया, यही चीज पहनेंगे, अपनी मर्जी वहां तो नहीं चला सकते ना। तो ये व्यवहार में परिवर्तन क्यों हुआ, भले ही आपको जीन्स पहनना पसंद है पर मजबूरी है आपकी, पैंट पहननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट है आपके उस एटमोस्फेयर की जहां पे आपने जाना है। हो गया ना व्यवहार में परिवर्तन। उम्मीद है मुझे गेट्स और ईएपी की दोनों की बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अधिगम अब हम लोग क्लियर कर चुके हैं गाइस। अब हम लोग लास्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे, और हाँ गाइस अधिगम इतना छोटा टॉपिक नहीं है जितनी जल्दी मैंने इसे क्लियर कर दिया है। अधिगम अपने आप में पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है जिसपे आपको 5 से 6 पन्ने लिखने पड़ जाते हैं बीएड में, उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब अधिगम का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो अधिगम के टॉपिक पे हम ये चीज क्लियर करेंगे। फिलहाल जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और उसका रिलेशनशिप लर्निंग के साथ।
ठीक है, तो अब हम सीधा लास्ट पॉइंट आते हैं, अधिगम और डेवलपमेंट का जो रिलेशनशिप है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद तुरंत में लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। गाइस, अब इस टॉपिक को हम कंप्लीटली बाइंड अप करने जा रहे हैं। जो इस टॉपिक का लास्ट पार्ट बच रहा था वो था रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। ठीक है, तो उस पार्ट को अब हम कॉपी कर लेंगे। अब एक बार आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन ऐसा बैठ रहा है कि जो सीधा सीधा हम लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट यानी विकास और अधिगम का रिलेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट ये टॉपिक बेस्ड ही कर दिया है। अब चलिए उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो पॉइंट था हमारा शारीरिक विकास, डेवलपमेंट का एक आयाम था ना, ये डायमेंशन था पी, बताया था ना गाइस, PCMLES, इस चीज पे तो डिपेंड कर रहा था ना, इसी कॉग्निटिव पे तो डिपेंड कर रहा था, इसी कॉन्सेप्ट पे तो डेवलपमेंट वो कर रहा था डिपेंड। तो मैंने पहला क्या ले लिया, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास का क्या मतलब है गाइस, बच्चे का हाइट, वेट, माइंड, ब्रेन सब कुछ बढ़ना। ठीक है, तो एक बात बताइए गाइस, अगर कोई बच्चा है वो अपनी उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, उसका अच्छा खासा विकास हो रहा है, तो वो अंदर से उस चीज से सेटिस्फाइड है। और जब वो सेटिस्फाइड है तो क्या वो पढ़ेगा नहीं, उसके डेवलपमेंट का, उसके अधिगम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सपोज करा कोई बच्चा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो छोटा का छोटा रह रहा है, तो उसके मन में क्या है गाइस, इस चीज की ना कॉन्फ्लेक्शन आएगी, उसके मन में इस चीज की हीन भावना डेवलप होगी कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर मेरा ब्रेन लेवल इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, मेरे हाथ छोटे रह गए हैं। मतलब इस टाइप की जो डिजीज होती है, कंसिडर करी जाती है, वो चीज कहाँ पे आ जाएगी फिर, विकास में। तो जहां पे शारीरिक रूप से बच्चा हष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, तो वहां पर अधिगम यानी सीखने की टेंडेंसी उस बच्चे की बहुत ज्यादा हो जाती है। सीखने का मतलब ये नहीं कि बस वो किताबें पढ़ता चला जा रहा है, नहीं, लर्निंग कैपेसिटी उसकी हर चीज में अच्छी होगी। जहां पे भी बच्चा सीखना चाहे वहां पर उसे सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बाधा नहीं बनेगा शारीरिक विकास में। कोई अगर शारीरिक विकास पूरा का पूरा हो रहा है तो अधिगम भी उसका पूरा का पूरा होगा, शारीरिक विकास उसकी बाधा नहीं बनेगा। इतना चीज क्लियर है? उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यानी शारीरिक विकास, इसको गाइस अगर आप लोग साइंस वाले स्टूडेंट है तो समझ गए होंगे, इसे प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं, और अगर आप नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब प्रपोज कर रहा है, यानी डायरेक्टली उसका अधिगम पर प्रभाव पड़ रहा है। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो अधिगम अच्छा होगा, शारीरिक विकास खराब होगा तो उसका सीधा सा असर अधिगम पर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है गाइस, कई बार बच्चे अपनी डिसेबिलिटीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर 100% ऐसा नहीं होता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मन में हीन भावना लिए बैठे रहते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है गाइस, शारीरिक विकास अच्छा तो अधिगम अच्छा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, मानसिक विकास। जो मानसिक विकास है, मेंटल लेवल की मैंने बात करी है। तो मेंटल लेवल पे अगर किसी बच्चे की बुद्धि अच्छे से बढ़ रही है, एक बार आपने किसी बच्चे को कोई चीज बता दी और उसे तुरंत याद हो गई, तो इस चीज से क्या होता है गाइस, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जब आत्मविश्वास बच्चे में आ रहा है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा। इतना चीज क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद अब थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बच्चे को, सपोज करा कोरोना आजकल चल रहा है, ठीक है, अब 4 लोगों ने बच्चे से कोरोना के बारे में पूछा कि बता बेटा कोरोना क्या होता है, कोरोना क्या होता है, उस बच्चे को पता ही नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है वो चीज, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है गाइस, जिस चीज के बारे में बच्चे को पता नहीं है, इतना टॉप रैंकिंग में चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है, उसे नहीं पता है, तो इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। कॉन्फिडेंस लो लेवल होते ही क्या होगा, अधिगम पे सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। क्या बच्चा मानसिक दिमाग में टेंशन लेके सीख पाएगा नहीं चीजों को? कभी भी नहीं। तो उसे पहले उस चीज को, मतलब जो चीजें करंट में चल रही है, जो उसका संज्ञानात्मक है पार्ट, ठीक है, उसमें उसे एक्टिव होना पड़ेगा, तभी वो लर्निंग अच्छे से कर पाएगा। इसके बाद बात आती है भाषा विकास की। भाषा विकास में अगर मैं बात करूं कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? एक टीचर है साउथ का उठा लो, और एक बच्चा आप कोई भी अदर स्टेट, सपोज कर महाराष्ट्र उठा लिया हमने, मुंबई का एक बच्चा ले लिया और साउथ का एक बच्चा ले लिया, दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज पे बहुत बेहतरीन कमांड लिए हुए, ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है, कहाँ का? महाराष्ट्र का, और ये साउथ में बहुत टैलेंटेड टीचर है साउथ का। पर दिक्कत ये है कि इन्हें साउथ की लैंग्वेज आती है और इसे बच्चे को मराठा की लैंग्वेज आती है। क्या कोई मेलजोल बैठेगा? ये टीचर भले ही कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे, क्या वो इस बच्चे को पढ़ा पाएंगे? कैसे पढ़ा पाएंगे? कैसे संभव है अधिगम अगर भाषा ही मिलती जुलती नहीं है? यानी भाषा का विकास, यानी टीचर और बच्चा दोनों जब एक भाषा के हैं, दोनों का भाषा का विकास अच्छा हो रखा है, तभी इस चीज पे वो अधिगम कर पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया? यानी बच्चे का भाषा विकास अच्छा होगा, बच्चे अच्छे से हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, संस्कृत जानता है, उर्दू जानता है, जो भी भाषा उसको आती है वो उसे बेहतर तरीके से जानता है, तो उसका अधिगम पे बहुत सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। टीचर आएगा, उसे पढ़ाएगा, वो सीख जाएगा। और अगर उसे भाषा ही नहीं आती होगी, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा? अगेन डाउन। तो इतना चीज आपको समझ में आ गई कि भाषा विकास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अधिगम।
फिर क्रियात्मक विकास की बात करें। अब क्रियात्मक में मोटर में मैंने कहा था बच्चा चल पा रहा है, फिर पा रहा है, खेल पा रहा है, बोल पा रहा है, समझ पा रहा है चीजों को, एक्टिव है बच्चा। तो एक्टिव बच्चे का भी सीधे सीधे किस पे इफेक्ट पड़ता है, इस लर्निंग पे। किसी क्लास में अगर आप जाएं, किसी क्लास में आप जाके पढ़ा रहे हैं और आपने कहा कि चलो बच्चा बोर्ड पे आके सर्कल बना के दिखाओ, अब बच्चा क्रिएटिव ही नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा, डाउन। सपोज करें आप उस सर्कल की हेल्प से उसको कोई नया डिजाइन बनवा रहे हो, सपोज करें आप उसे कोई चीज नहीं सिखा रहे हो, तो अगर बच्चा एक्टिव नहीं है, क्रियात्मक रूप से परफेक्ट नहीं है, तो बच्चा लर्निंग में क्या करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। ये चीज बच्चे को अधिगम में क्या होगी, डिस्कम्फर्ट होगी, अनकंफर्ट होगा बच्चा, ठीक है, लर्निंग में उसे प्रॉब्लम आएगी। तो जाहिर सी बात है अगर क्रियात्मक विकास उसका बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, आपने कहा बच्चों कौन आएगा सामने से, सारे बच्चे हाथ एक साथ उठा के कहते हैं, तो आप 1 बाय 1 बच्चों को बुलाते हैं, बोर्ड पे डिजाइन सिखाते हैं, भेज देते हैं। तो बच्चे ने क्या करा, अधिगम करा, नया चीज सीखा। तो अपने पर्यावरण से सीखे, चाहे अपने शिक्षक से सीखे, चाहे अपने माँ पिताजी से सीखे, चाहे वो खुद के इंटरनल दिमाग से जो आप सोचते हो ना कि आत्म मंथन करना है, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस से सीखे। तो वहां पे जब वो चीज सीख रहा है और सीखने के बाद उसके व्यवहार में, बिहेव में पॉजिटिव चेंजेस जो आ रहे हैं, वो सब क्या है गाइस, लर्निंग है। इतना चीज क्लियर हो गया। यानी आपको इतना सीधा सा समझ में आ गया कि डेवलपमेंट और लर्निंग का आपस में क्या है, एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यानी लर्निंग को डायरेक्टली डेवलपमेंट यानी विकास प्रभावित कर सकता है। इतना चीज क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस। तो ये टॉपिक जो हमारा था ये कम्प्लीटली अब फाइनली हमारा ये जो फोर्थ राउंड है, इसमें हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो हो चुकी है। ये जितना भी आपको मैंने टॉपिक बताया है, एक एक पार्ट को अगर आप सबको मर्ज कर दें, ठीक है। अगर बीएड में पता है क्वेश्चन किस तरीके का आता है, बीएड में क्वेश्चन आता है कि अधिगम क्या होता है, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे विकास क्या होता है। जो ये क्वेश्चन है ये किसका आंसर है, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो उस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को, इस छोटे से क्वेश्चन को आपको ये पूरा का पूरा इलेबोरेट करना है। जो पॉइंट्स मैंने बताए ये तो तरीका है उसे एक्सप्लेन करने का, ठीक है। आपको ये पॉइंट बनाने हैं, इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है, तो ये आराम से आपको कंप्लीट आंसर बना देगा। एक बार कोशिश कीजिएगा गाइस इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। तो ये फिर या फिर इसकी जगह पे ये भी हो सकता है, डिफाइन द डेवलपमेंट एंड गिव द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है गाइस, घुमा फिरा के, बट जहां पे आपको डेवलपमेंट और लर्निंग दिख जाए या फिर डेवलपमेंट और लर्निंग का रिलेशन दिख जाए, जो पूरी वीडियो फर्स्ट वीडियो टू लास्ट टू फोर्थ वीडियो मैंने कंप्लीट अपलोड जो कर दी है, इसका पूरा का पूरा आपको समराइज करके यही आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, तभी जाके गाइस आपको मार्क्स मिलेंगे। और याद रखिएगा कहानी कोई भी छाप देता है, बट अगर आपने पॉइंट्स वाइज ऐसे क्लियर करके लिखा है तो यकीन मानिए गाइस आपको बेटर नंबर दिलवाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।